दोस्तों, आज की कहानी है एक ही कोख में जन्म देने वाली माँ जब दोनों बेटों में फ़र्क कर दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सविता के छोटे बेटे विकास ने एक दिन आकर अपनी माँ से कहा, माँ, आप हम 2.5 प्राणियों के लिए भी घर खर्च के लिए 2000 लेती हैं और भैया भाभी के अलावा उनके 3 बच्चे हैं, उनसे भी 2000 रुपये ही लेती हैं। यह कहाँ का न्याय है? क्यों रे, अब तो कमाने वाला हो गया है तो न्याय अन्याय समझाने आया है। जब तक तेरी नौकरी नहीं थी तब तक बड़े ही तो घर का पूरा खर्च चला रहा था। उस समय तेरा न्याय कहाँ चला गया था? सविता ने उसी से प्रश्न किया। बड़े बेटे, प्रवास का वह नाम नहीं लेती थी, बड़े कहकर ही बुलाती थी। उस समय मैं कमाता नहीं था तो कहाँ से देता? विकास ने सफाई दी। संयुक्त परिवार का नियम ही यह कहता है कि जो कमाए और ज़्यादा कमाए वही ज़्यादा खर्च करे, और उस हिसाब से तेरी आमदनी बड़े ही ज़्यादा है, इसलिए घर के खर्च में तेरा योगदान ज़्यादा होना चाहिए। पर मैं तो दोनों से बराबर ही लेती हूँ। अगर तुम लोग अलग रहते तो क्या 2000 रुपये में खर्च चल जाता? सविता ने तर्क किया। क्यों नहीं चल जाता? हम लोगों का खर्च ही कितना है? विकास बोला। तो ठीक है, कुछ दिन तुम लोग अलग रहकर भी देख लो, जब तबीयत भर जाए तो साथ रहने आ जाना। सविता ने दो टूक जवाब दिया। विकास ने नौकरी लगते ही कंपनी के फ्लैट में जाने का सोचा था, पर उस समय तो सबके समझाने बुझाने के साथ ही रहने को राजी हो गया था। मगर पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी दिव्या उसे कंपनी का फ्लैट लेने को उकसा रही थी। विकास ने उसके कहने पर क्वार्टर के लिए अर्जी तो दे दी थी और एक फ्लैट उसे अलाट भी हो गया था, परंतु अलग जाने की बात को माँ से कैसे कहे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आज जब मौका हाथ लगा तो उसने पहल कर दी थी और समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। दिव्या तो बहुत खुश हुई और नए घर में जाने की तैयारी करने लगी। एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर वे लोग नए मकान में चले गए। जरूरत की थोड़ी बहुत चीजें तो सविता ने पहुंचा दी थी, पर दिव्या तो अपने स्टैंडर्ड्स से रहना चाहती थी। कमरों की साज सज्जा आधुनिक डिजाइन से करवाने और नया सामान खरीदने में ही जमा की हुई पूंजी खर्च हो गई। फिर भी वे संयुक्त थे कि वहाँ सिर्फ पति पत्नी व उनका अपना बेटा था। दिव्या की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी, पर विकास को अंदर ही अंदर ऐसा एहसास होता कि उसने कहीं कुछ भूल की है और इसीलिए माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रवास व उसकी पत्नी सुधा कभी कभी उनके मिलने चले जाते थे और कहते थे कि माँ और बाबूजी याद करते हैं, पर विकास व्यस्तता का बहाना कर देता। कुछ दिन तो जोश में घर की सजावट करने में निकल गए। अब मुख्य समस्या घर के काम में आई। नौकर नौकरानियों के दर्शन दुर्लभ थे। नई कॉलोनी तो बस गई थी, पर सर्वेंट क्वार्टर किसी भी फ्लैट में नहीं था। सुबह से शाम तक बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा तक सब कुछ दिव्या को ही करना पड़ रहा था। बाजार का सामान विकास ले आता था, रसोई का पूरा काम था ही बाबुलू अलग उसी से चिपका रहता था। जब सब इकट्ठे रहते थे तब बबलू तो बच्चों के साथ ही खेलता खाता था। उसकी ज़्यादातर फरमाइशें दादी ही पूरा कर देती थी। घर के काम के लिए भी पुराने नौकरों नौकरानियां लगी हुई थी, जो दिव्या को कुछ भी काम नहीं करने देती थी। रसोई का काम पूरा था, पर सुबह तो सविता ही खाना बनाती थी और सुधा तथा दिव्या बच्चों का काम देखती थी। शाम को सुधा ही अक्सर खाना बनाती थी, दिव्या तो सिर्फ मदद कर देती थी। अब सब काम दिव्या के जिम्मे ही आ गया तो शाम तक वह इतनी थक जाती कि जैसे तैसे शाम का खाना बना पाती। अकेले में पति व पुत्र को नए नए पकवान बनाकर खिलाने का जो चाव था वह हवा हो गया। उधर माँ की मन नहीं मानता।
सविता जब भी बबलू, विकास या दिव्या की पसंद की कोई चीजें बनाती तो उनके लिए जरूर भेजती। कुछ दिन बाद बहुत कोशिश व मान मनुहार करने पर 2000 रुपये महीने पर सिर्फ चौका बर्तन व झाड़ू पोछा करने के लिए एक काम वाली तैयार हो गई। दिव्या का 2000 रुपये महीने निकालना खला तो बहुत, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सविता के घर में तो पुराने नौकर ही बहुत सा फालतू काम कर देते थे, पर यहाँ बधे बधाए काम के अलावा दूसरे काम में नौकरी हाथ भी नहीं लगाती थी। दिव्या को सबसे ज्यादा परेशानी हुई कपड़ों की धुलाई की। घर में कपड़े धो भी ले तो इस्त्री करवाने ही पड़ते थे। सविता के घर में तो एक धोबी को क्वार्टर दे दिया था, जिसकी बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करवा कर रख जाती थी। सविता हर महीने उसे बधी बधाई रकम दे देती थी। दूसरी परेशानी दिव्या को बबलू को लेकर हुई। पहले वह सब बच्चों के साथ खेलता रहता था, कहाँ है वह दिव्या का पता भी नहीं चलता था। मगर अब हर आधा घंटे बाद आकर माँ से कहता, मन नहीं लग रहा, किसके साथ खेलूं। कभी कभार तो दिव्या बबलू पर ही झुंझला पड़ती, फिर रुआसी हो जाती। बबलू भी कहता कि वह दादी से कहेगा कि माँ डांटती है। इतनी परेशानियों के बावजूद उन लोगों के घर को अच्छी तरह सेट कर लिया। नया सोफा सेट लिया, उसके लिए कुशन, डाइनिंग टेबल, चेयर, नया डबल बेड आदि खरीद लिए। शादी में मिली सारी चीजें सजा दी। स्टील के फ्रेम में अपना व विकास का तथा एक फ्रेम में बबलू को फोटो मढ़ दिया। दिव्या ने अपने माता पिता का फोटो भी टांग दिया। ड्राइंग रूम में तो ऐसे सजा दिया मानो शोरूम हो। अब दिव्या को चाव हुआ कि अम्मा जी व बाबूजी आकर घर देखे। यह मौका भी आ गया। बबलू की वर्षगांठ पड़ी तो नए तरीके से मनाने का सोचा। केक का ऑर्डर दिया। दिव्या की मायके वाले, ससुराल वाले और पड़ोस के एक दो घर सबको निमंत्रण दिया। शाम को कमरे को खूब सजाया गया। केक पर मोमबत्तियां लगाई गई। सब लोग आए तो दिव्या ने उन्हें घर दिखाया। सभी ने उसकी रुचि की तारीफ की। जेठानी सुधा तो दिव्या से कहे बिना न रह सकी। दिव्या बहन, तुमने तो अपना घर खूब अच्छी तरह जमाया है। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे आप लोग रहते हैं दीदी, उस तरह मेरी बस की बात नहीं थी। थोड़े दिन काट लिए वही काफ़ी थे। अब अपनी तरह से रह सकते हैं, इसलिए अलग हुए हैं। विकास भैया की तरह यह मेरे कहे में थोड़ी ही है। सुधा ने सफाई दी। मगर अम्मा जी व बाबूजी के पूछे बिना कुछ लेने को कहो तो झटका देते हैं। काम चल तो रहा है, उसके लिए भी हुनर आना चाहिए कि पति को कैसे बस में किया जाए। दिव्या हंस पड़ी। सुधा भी खिसियानी हंसी हंसती। सभी दिव्या की सराहना कर रहे थे। दावत भी उन्होंने अच्छी ही दी थी। बबलू भी सबके उपहार पाकर बहुत खुश था। दादी बाबा को तो वह छोड़ ही नहीं रहा था। दिव्या भी अपनी तारीफ सुनकर खुश थी। पर सविता की एक चीज अवश्य खटकी थी। बबलू झटक गया था। विकास भी कुछ उदास था। उतना खुलकर बातें नहीं कर रहा था जैसे सबके साथ रहने पर करता था। तभी सविता दिव्या से पूछ बैठी, बबलू इतना कमजोर क्यों लग रहा है? क्या खाना ढंग से नहीं खाता? पता नहीं अम्मा जी, बबलू को क्या हो गया है। न ढंग से खाना खाता है, न दूध पीता है। उससे कहती हूँ बाहर जाकर खेल तो बाहर भी नहीं जाता। दिव्या बोली, बेटा उसे घर में 4 भाई बहनों के साथ खाने खेलने की आदत पड़ी हुई थी। यहाँ वह अकेला पड़ गया है। तुम लोग तो इस वातावरण के आदी हो, सो कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु बबलू को यह वातावरण माफिक नहीं आ रहा। अब दूसरा उसके साथ लिए चाहिए। सविता ने कहा, दूसरा कहाँ से ढूंढूं? दिव्या ने अपनी कठिनाई बताई। तुम भी दिव्या बहुत भोली हो। बबलू अब 4 साल का हो गया है। साथ के लिए उसे भाई बहन की जरूरत है। सविता ने स्पष्ट किया।
दिव्या झेप गई, बोली, अभी नहीं अम्मा जी, अभी तो हम 3 का खर्च ही मुश्किल से चला पाता था। अभी तो हम परिवार बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा करो, बबलू को स्कूल भेजने लगो। वहाँ से बड़े के बच्चों के साथ घर आ जाया करेगा और शाम को विकास दफ्तर से लौटते समय ले आया करेगा। घर के पास ही तो विकास का दफ्तर है, वहाँ बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। सविता ने सुझाव दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा, दिव्या बोली। उसने सोचा उसे भी घर के काम के लिए फुर्सत मिल जाएगी, दोपहर को थोड़ा आराम भी कर लेगी। बबलू से जब कहा गया तो वह भी खुश हो गया। अब सब कुछ ढर्रे पर आ गया। पर जब बबलू की पढ़ाई का खर्च और बढ़ गया, मगर वह भी जरूरी था। 200 रुपये नौकरानी के अलग से निकल जाते। महीने में गैस का खर्च, दूध आदि सभी कुछ अलग से खरीदना पड़ता। बिजली का बिल व कपड़ों की धुलाई का खर्च अलग। वहाँ तो बाबूजी के ही जिम्मे ये सब खर्चे थे। यहाँ तो ऊपर से 2000 रुपये महीने फ्लैट का किराया देना पड़ता है। काम में भी वहाँ तो सिर्फ शाम को ही मदद करनी पड़ती थी, मगर यहाँ तो पूरे दिन खटना पड़ता है। अब दिव्या को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। उसके शौक की सभी चीज़ों में कटौती होती गई। सिनेमा देखना तो करीब छोड़ ही दिया था। इस घर में आने के बाद रेंस्तारा की शक्ल तो देखी ही नहीं थी। जबकि वहाँ सबके बीच रहते ही तब तो पति पत्नी महीने में एक बार सिनेमा जा बाहर ही खाना खा कर आते। जब भी घूमने जाते तो कोल्ड कॉफ़ी या आइसक्रीम का आनंद लेते। सब अब चीज़ें बंद हो गई, परंतु किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। रास्ते तो स्वयं उनका चुना हुआ था। एक दिन विकास के दफ्तर के लोगों ने सपरिवार पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। शहर से बाहर सभी अपना अपना खाना लेकर जाएंगे। दिन भर घूमेंगे, ताश खेलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। दफ्तर की एक बड़ी गाड़ी का प्रबंध कर लिया था। विकास भी दिव्या व बबलू को लेकर गया। हंसी खुशी में दिन कट गया।